कैसे हो? चलें आगे। क्या पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ रहे थे ना? अच्छा, टॉपिक चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। क्या चल रहा है? न्यूक्लिक अम्ल। खोज किसने की थी मित्रों? फ्रेडरिक मीसर। खोज करता है फ्रेडरिक मीसर। अच्छा, इसने कौन सी कोशिकाओं में खोजा था? इल सेल के अंदर, फर्स्ट कोशिकाओं में। और क्या कहा था उसको? न्यूक्लिन। और न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था अल्टमान ने। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए के अंदर यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर तीन घटक होते हैं, नाइट्रोजनी सार, फॉस्फेट और शर्करा। नाइट्रोजनी सार और शर्करा जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। याद है कुछ कुछ? नाइट्रोजनी सार कितने प्रकार के हैं मित्रों? दो। कौन कौन से? पायरीमिडीन और प्यूरिन। पायरीमिडीन TCU, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और प्यूरिन हो गए दो, AG, एडेनिन और ग्वानिन। कोई दिक्कत इसमें? फिर हमने कहा डीएनए के अंदर होगा TCAG और आरएनए के अंदर होगा UCAC। और शर्करा 5 कार्बन वाली पेंटोस, डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होगी राइबोज। फिर आगे बढ़े और हमने कहा कि डीएनए आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और ये पॉलीमर होते हैं किसके मित्रों? न्यूक्लियोटाइड चेन के। याद करो, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलक होते हैं। फिर हमने कहा डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मीसर। डीएनए शब्द दिया था जैकेरिस ने। डीएनए का अणुभार 10⁵ से 10⁹ डाल्टन। डीएनए अणु की संरचना बताई थी वॉटसन क्रिक ने। और डीएनए दो श्रृंखलाओं का बना होगा, श्रृंखलाएं मिलकर लूप का निर्माण करती है। एक लूप की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉन। और उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा डीएनए आरएनए में अंतर, यही पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा आरएनए दो प्रकार का, जीनोमिक आरएनए और नॉन जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए वह होगा जिसमें डीएनए नहीं होगा, तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करेगा मित्रों? आरएनए। और नॉन जीनोमिक वो होगा जिसमें डीएनए आरएनए दोनों होंगे, तो आनुवंशिक रूप में काम मुख्य रूप से कौन कर लेगा? डीएनए। और आरएनए वहाँ सहायक होगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। और यहाँ पर आरएनए जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, rRNA, tRNA और mRNA। यहाँ तक पढ़ा था। अब लिखो rRNA। लिखो नंबर 1 rRNA। देखो मित्रों, इसकी मात्रा कुल आरएनए की कितनी होगी? 80%। इसका निर्माण कहाँ होगा? केंद्रिका न्यूक्लियोलस में। निर्माण लिखो और खोजकर्ता लिखो कुंजी। लिखो 2 लाइनें। बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? अपन rRNA, जिसका पूरा नाम क्या हुआ? राइबोसोमल आरएनए। कुल आरएनए जीता भी होगा एक कोशिका में, उसका 80% आरएनए तो कौन होगा मित्रों? rRNA। निर्माण कहाँ होगा? केंद्रिका में। खोज किसने की? कुंजी नामक साइंटिस्ट ने। लिखो, लिख दिया? तो करो शुरुआत फिर आज की लिखने की। कुंजी नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले क्या किया था मित्रों? खोजा था।
हाँ, जो क्या दिक्कत आई? मलेरिया रोग में उपचार में कौन सी औषधि लेते हैं? क्लोरोक्वीन। कौन सी औषधि लेंगे मलेरिया में? क्लोरोक्वीन, जिसको बोलते हैं कुनेन। कुनेन बोलते हैं ना अपन, केमिकल होगा क्लोरोक्वीन। रूमेटिक रोग में किसकी मदद? रूमेटिक रोग में एस्पिरिन होगा, रक्त को पतला करना। क्योंकि देखो एंटीबायोटिक है, एस्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन तो है नहीं। चलो आगे। खोज हो गया, निर्माण हो गया, मात्रा हो गई। आगे बढ़े तो लिखो सर्वाधिक स्थायी आरएनए। तीनों में से स्टेबल ये है। देखो सर्वाधिक स्थायी आरएनए है, स्टेबल, सर्वाधिक स्थायी आरएनए। सर्वाधिक स्थायी आरएनए लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्या होता है? आज तो बोले भोले शंकर के बड़े मंदिर जाके आ गए सुबह सुबह। आज पहला सोमवार है ना, महादेव जी का वार है, और शाम को करंट का तूफान भी आ रहा है। तैयार हो सभी? ऐसे? हाँ सर। अरे जोश कहाँ, अभी तो आज बढ़िया छुट्टी मना के आए हो। क्या सर आपको क्या करना पड़ा हो? चुपचाप चलो वैसा जैसा आपका आदेश। लिखो, ध्यान रखना आरआरएनए जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें एक टाइप लिखो SCS। लिखो आरआरएनए के प्रकार में पहला लिखो ATS। 80S। S क्या है? स्वीडबर्ग नियतांक, जिसके द्वारा आरएनए को मापा जाता है। S क्या है मित्रों? स्वीडबर्ग कांस्टेंट, हिंदी में लिखो तो नियतांक। स्वीडबर्ग ने सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया था, इसलिए उसके सम्मान में इसको S इकाई नाम दे दिया। तो ये तो वैज्ञानिक का नाम है। हाँ 80S, इसके उप इकाई लिखो टुकड़े, ये तो एग्जाम में पूछेंगे। 80S की उप इकाई क्या होगी? 60S प्लस 40S लिखो। इसकी उप इकाई लिख दो, बोले अलग से नीचे लिख के। ये सब यूनिट उप इकाई क्या होगी? तो आप क्या आंसर दोगे? 60S प्लस 40S। अब ये मत करना सर ये 100 होते हैं, ये 80 होते हैं। ये गणित नहीं है, ये बायोलॉजी है। मतलब यह जोड़ नहीं है, ये तो नाम दिया हुआ है। मैंने क्या बोला? 80S क्या है? आरएनए का नाम। 40S क्या है? उप इकाई का नाम। 60S क्या है? सब यूनिट का नाम है। ये नहीं करना सर ये गड़बड़ घोटाला कैसे हो रहा है। 40 प्लस 60 100, आप नई गिनती कहां से लेकर आ गए? ऐसा दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब है तो है, आपको याद तो रखना पड़ेगा। ये किस में पाया जाता है? लिखो यूकैरियोट कोशिका। 80S आरएनए किस में पाया जाएगा? यूकैरियोट सेल में। यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है। दूसरा लिखो 70S। इसकी उप इकाई होगी आपके 30S प्लस 30S प्लस 50S। फिर मैं कहता हूं जोड़ना मत, जोड़ना मना है। क्या सर आपने उल्टा लिख दिया? 30 और 50 80 होते ऊपर वाले का हुक्म। मिस्टेक हुई है किससे? कैसे?
अच्छा ये तो जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसको जाकर को कि मिस्टेक है। चलो कोई नहीं, मजाक मजाक की जगह आपको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ो आगे। अरे कोई दिक्कत यहाँ जोड़ में? अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, यूं नहीं घर पटो और फिर कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये किस में पाया जाएगा, लिखो। प्रोकैरियोट कोशिका, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें पाया जाता है। कौन से है? 70S। अच्छा, प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है, यूकैरियोट कोशिका क्या होती है? दिमाग में आया होगा? कैसे फालतू प्रश्न नहीं आते? आया? तो जो ज्यादा विकसित कोशिका है सबसे वर्तमान में हम, तो हमारी कोशिका क्या कहलाएगी? यूकैरियोट। और जो जीवाणु, विषाणु, विषाणु तो है ही नहीं, सेल, बैक्टीरिया है, नीली हरी शैवाल है, इसको कहेंगे प्रोकैरियोट। तो लिख दो बोले ब्रैकेट में, ये तो हो जाएगी बैक्टीरिया की कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवाणु की। और ये हो जाएगी, लिखो, जंतु की और पादप की। तो जंतु पादप की विकसित कोशिका होती है, वो तो कहलाएगी यूकैरियोट, और ये कहलाएगी प्रोकैरियोट। तो कितने प्रकार की हुई प्यारे मित्रों? 2। कोशिका कितने प्रकार की हुई? किसके आधार पर? विकास के आधार पर। जो विकसित कोशिका है उसको बोला यूकैरियोट हमारी, और जो प्रारंभिक कोशिका है, जो अविकसित कोशिका है, जो शुरुआत में बनी, जिसमें सब लक्षण नहीं है, अविकसित है, उसको नाम दिया प्रोकैरियोट। प्रो पहले वाली कोशिका। और जो वर्तमान की विकसित कोशिका हमारी हो गई यूकैरियोट। आगे अंतर समझ में? कम विकसित कोशिका जो प्रारंभ की थी बैक्टीरिया की, जिसमें पूरा सजीव नहीं है, वो तो पूरे जीव के लक्षण नहीं है। पूरे याद करो, डीएनए आरएनए में से भी आपने देखा होगा कई बार, प्रोकैरियोट कोशिका में डीएनए भी पूरा विकसित नहीं, बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है। तो अविकसित कोशिका होती है, उसको नाम दिया जाता है। बढ़ू आगे। कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत। चलो तो फिर दूसरा लिखो। ये तो हो गया पहला, आरआरएनए। दूसरा लिखो, कौन सा था? लिखो टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए, मात्रा लिख दो कुल आरएनए का 10 से 15%। निर्माण है जो इसका केंद्रक में होगा, न्यूक्लियस सबसे छोटा है ये। फॉरेस फॉर एस है ये। खोज लिखो हॉगलैंड, फॉर एस। क्या सही नहीं दिख रही हूं? लो साहब, अब क्या सिर्फ 45? अब तुम्हारी इच्छा हो, जो मैं बोल देता हूं 4S। हॉगलैंड, जेमेक्लिक, जेमेक, कार्य अमीनो एसिड का ट्रांसफर करना, वाहक। अमीनो अम्ल का क्या है मित्रों? ये वाहक है, इसीलिए ट्रांसफर आरएनए।
अमीनो अम्ल का वाहक। वाहक का मतलब तो समझ गए होंगे, लाना और ले जाना। तो दो हो गए। पहला कौन सा? आरआरएनए, पूरा नाम राइबोसोम। राइबोसोम वाला जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल लाएगा, इसलिए ट्रांसफर वाहक हुआ। और तीसरा लिखो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या हो गया रे? हाँ, सबसे कम होगी ना 1 से 5, ये सबसे कम मात्रा। ये हो गए मित्रों आपके 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। पढ़ लिया तीनों ही? कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी? पढ़ोगे तो आएगी, पढ़ोगे नहीं तो कहां से आएगी? बढ़े आगे। चलो तो आगे लिखो नया टॉपिक, छोटा सा, सेंट्रल डॉगमा। लिखो सेंट्रल डॉगमा। बहुत जोर से बोलो। अच्छा, वापस बोल लेते ही है क्या? ये लो, ये है बेटा हिंदी में, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। वो तो मैं वैसे ही लिखता, आप नहीं कहते तो भी। वो तो मैंने पहले मजाक बोला हल्का था, सेंट्रल डॉगमा, पर कई बार मजाक महंगी पड़ जाती, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। सही है ना? पर मैंने कहा आप 2 दिन छुट्टी बना के आराम से फ्रेश माइंड से आए हो। सॉरी शक्तिमान, 1 दिन की, 2 दिन का, मैं तो आपके साथ ही तो हूं। है भाई? कौन? अच्छा, अकेले अकेले बढ़े आगे। सेंट्रल डॉगमा के पहले कुछ फैक्ट लिख देते हैं, फिर इसकी स्कीम को समझते हैं। प्यारे मित्रों, सबसे पहला पॉइंट लिखो, सेंट्रल डॉगमा शब्द, वर्ड किसने दिया था सबसे पहले? अरे बस बस, मान लिया रे। हाँ भाई, मान लिया मैंने। सेंट्रल डॉगमा शब्द किसने दिया? वर्ड। सेंट्रल डॉगमा शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपके क्रिक। सेंट्रल डॉगमा शब्द
किसने दिया मित्रों? क्रिक नामक साइंटिस्ट। क्रिक कौन सा? वही वाटसन क्रिक, याद आया होगा। फिर लिखो सेंट्रल डॉगमा का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। सेंट्रल डॉगमा का प्रस्तुतिकरण या खोज। सेंट्रल डॉगमा, इसकी खोज या इसको सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? समझे किसने? हमें कैसा भी कुछ होता है। जैकब व मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने। जैकब भी लिख सकते हैं, JACOB भी है। जैकब या जैकब व मोनार्ड, इन्होंने सबसे पहले हमें इसको बारे में प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन किया, समझाया, खोजा। अच्छा, इसका विस्तार से, बहुत डिटेल से स्टडी, लिखो विस्तार से अध्ययन। हाँ, डिटेल स्टडी, विस्तार से अध्ययन किया था। वैज्ञानिक का नाम है नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग, मैथाई और एक हरगोविंद खुराना। इन तीनों ने इसका डिटेल्स स्टडी की थी। नीरेनबर्ग, इसे नहीं दिख रहा होगा ना? मैथाई, अब दिख रहा सही? वह खुराना ने इसका डिटेल इससे स्टडी किया। एक और लिखो बीटल व टीटम या टेटम। बीटल व टेटम ने न्यूरोस्पोरा कवक पर इसका अध्ययन किया। क्या वो लिखना था? वो वापस बैक चलूं? ले भाई, किसके लिखना था? ये तो फैक्ट ही है, कुछ ज्यादा मैं हाईफाई चला भी नहीं है भाई। चलो आगे। आप क्यों जैसे हुक्म मेरे आका। लो, लिख दिया होगा तो बोर्ड पे आओ वापस, आराम से बात करते हैं। किसकी? सेंट्रल डॉगमा की। देखो इधर, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है इसके बारे में अभी मैंने आपको ना तो कुछ बोला है ना बताया, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता, अभी मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं किया, सिर्फ मैंने ये बात की कि सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन संश्लेषण का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इस सेंट्रल डॉगमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वैज्ञानिक क्रिक, ये तो याद हो जाएगा। सेंट्रल डॉगमा शब्द का प्रस्तुतिकरण किसने किया? क्रिक ने। वर्ड पूछे तो क्रिक। सेंट्रल डॉगमा स्कीम किसने दी? प्रस्तुतिकरण जैकब और मोनार्ड ने। सेंट्रल डॉगमा का विस्तार से डिटेल से स्टडी किसने किया? नीरेनबर्ग, मैथाई व खुराना नामक साइंटिस्ट ने। और इन्हीं के आधार पर इसका एक और अध्ययन किया था किसने मित्रों? बीटल व टेटम ने। कहां पर किया? न्यूरोस्पोरा कवक पर। ये तो हो गया इसका फैक्ट, परिचय। अब हम आपसे बात करेंगे कि सर सेंट्रल डॉगमा आखिर है क्या। याद करो, आपसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? DNA। याद आया कुछ? क्या होता है मित्रों? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। यहां से हम क्या बनाते हैं? RNA। याद आया क्या मित्रों? और RNA से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस प्रक्रिया को जब एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो इसको नाम दिया गया सेंट्रल डॉग्मा। बस इतना सा हो गया ना प्रोटीन निर्माण। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। याद आया क्या? अनुलेखन। और बताओ आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। तो प्यारे मित्रों, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक रेखा में व्यवस्थित करना या डीएनए से आरएनए का निर्माण तथा आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है। बस खत्म। इसलिए मैंने ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, मुझे पता आपको आता है क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। आया को समझ में? तो सेंट्रल डॉग्मा स्कीम किसने दी? जैकब और मोनार्ड ने। सेंट्रल डॉग्मा शब्द किसने दिया? क्रिक ने। अंतर देखो, सेंट्रल डॉग्मा वर्ड शब्द सबसे पहले किसने दिया? क्रिक ने। सेंट्रल डॉग्मा स्कीम किसने प्रस्तुत की? जैकब और मोनार्ड ने। इसका विस्तार से स्टडी किसने किया? है भाई, निरेनबर्ग, मैथाई और खुराना ने। इसका न्यूरोस्पोरा कवक पर किसने किया? बीटल और टैटम ने। ये भी तो याद रह जाएगा, बीटल और टैटम। कोई दिक्कत इसमें? सेंट्रल डॉग्मा है क्या? डीएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक सीधी रेखा में लिखना, अनुलेखन व अनुवादन को एक सीधी रेखा में लिखना क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉग्मा। लिखो, देखो मित्रों, प्रोटीन निर्माण की क्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण, प्रोटीन निर्माण की क्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण, तथा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, तथा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण अर्थात ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन, या हिंदी में लिख दो अनुवादन व अनुलेखन व अनुवादन, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन, अनुवादन व अनुलेखन व अनुवादन को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है। सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है। ये बना लो, ये सीधी रेखा लिखी दो। सीधी रेखा को लिख दो।
तो बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जिसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। शब्द दिया था न्यूक्लिक अम्ल अल्टमान ने। न्यूक्लिक अम्ल में 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी, सार, शर्करा और फॉस्फेट। फिर हमने पढ़ा डीएनए श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर हमने पढ़ा डीएनए की संरचना। उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए आरएनए में अंतर। याद करो, डीएनए होता है 2 श्रृंखलाओं का, आरएनए होता है 1 श्रृंखला का। डीएनए में होता है थाइमिन, आरएनए में होता है यूरेसिल। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में होती है राइबोस शर्करा। डीएनए से डीएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 2, जीनोमिक और नॉन जीनोमिक। नॉन जीनोमिक होते हैं 3, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए, कुल आरएनए में सबसे ज्यादा 80% होता है, निर्माण केंद्रिका में होता है। और एमआरएनए जो होता है मित्रों, ये मैसेंजर संदेश वाहक आरएनए होता है, सूचनाओं का, अमीनो अम्ल का निर्माण की क्रिया का सूचना देता है। और टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर के केंद्रिका में आता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो कितने प्रकार का हो गया आरएनए? 3, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। उसके बाद हमने कहा कि सेंट्रल डॉगमा स्कीम, जो सबसे पहले शब्द दिया था क्रिक ने, सेंट्रल डॉगमा स्कीम दी थी आपके जैकब और मोनार्ड ने। विस्तार से अध्ययन किया था खुराना साहब, मैथाई और नीरेनबर्ग ने। और प्यारे मित्रों, इसी का अध्ययन किया था न्यूरोस्पोरा कवक पर बीटल और टैटम ने। और सेंट्रल डॉगमा का मतलब है डीएनए से आरएनए का निर्माण और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना सेंट्रल डॉगमा, अर्थात प्रोटीन निर्माण करना ही सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। याद हुआ कुछ? चले आगे। तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ही चलाऊं मैं, ताकि फालतू ना तो आपको बर्डन करना, ना इधर उधर। इससे अच्छा इस पे और रिसर्च करो, जो टॉपिक सिलेबस से उस पर ज्यादा अनुसंधान करो, दूसरे पढ़ने की बजाय सेंट्रल डॉगमा पर और अनुसंधान कर सकते हैं। चले अब लिखो क्या बचा अभी सिलेबस के अंदर, मतलब इस आनुवंशिकता पार्ट में। मेंडल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल वाला पार्ट था वो हो गया। अब थोड़ा सा बचा है आपके क्रोमोसोम वाला भाग, यही बचा है। इसके अलावा और क्या बचा है? इधर दे भाई, सिलेबस की बात करते हैं सीधा अपन। आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली, जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ाया क्या? मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, फिर है बेटा गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीज बची है, गुणसूत्र और लिंग निर्धारण। बाकी तो हो गया सब। लिंग निर्धारण तो 2 मिनट का है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कौन करता है कि नर का वाई गुणसूत्र, बस वही पर तो निर्भर करता है लिंग निर्धारण। चलो तो थोड़ा सा परिचय लेते हैं गुणसूत्र का, और गुणसूत्र से पढ़ लेते हैं लिंग निर्धारण। टॉपिक हो जाता है पूरा। तो लिखो क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। लिखो साहब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक काफी हो गए हैं। क्या क्या हो गया आपके यहाँ? एक तो रक्त हो गया, रोग हो गए, आनुवंशिकता भी हो गई लगभग। इसके बाद इकोलॉजी पढ़ेंगे। कौन सी क्वेश्चन? मैंने कब देता हूँ क्वेश्चन? हाँ अच्छा, वो कराए रोक के कल करा दूं? क्या भी करूं? ये पूरा कर दूं, बीच में नहीं। क्वेश्चन तो तैयार पड़े हैं मेरे पास। ओके चलो। हाँ भाई कराएंगे सर, मना कब किया? मना क्या मैंने? ऐसे क्या करते हैं रे? तू तो फिर उसने पूछा, तू तो पूछना पकड़ रहा है बस। बात हो गई पूरी अच्छे से।
उधर इधर नहीं, इधर। प्रश्न रोगों के कल कर देंगे 20 वही हर टॉपिक अपन कर ही रहे हैं, और साथ में आनुवंशिकता के भी कर लेंगे, ताकि 1-2 नए प्रश्न है तो प्रश्नों के माध्यम से आपके नोट में हो जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है बेटा, कुछ टॉपिक पढ़ाते समय एक आध कोई फैक्ट मिस भी हो जाता है, तो वो फिर हम प्रश्न कराते हैं तो प्रश्न के माध्यम से वापस आगे आ जाता है। तो कोशिश करूंगा मैं प्रश्न कराने की, हमेशा भी करता हूं और आज भी करूंगा। तो अब जब एक ही पॉइंट बचा तो पूरा ही कर लेते हैं इसको, ताकि एक बर्डन खत्म किया। आनुवंशिकता वाला टॉपिक भी पूरा हो रखा है, तो 3 टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। फिर एक टेस्ट का आयोजन भी कर लेंगे। अब तो टेस्ट के लायक हो गए हो आप, 3 टॉपिक पढ़ा दिया, और कोशिश करता हूँ इकोलॉजी भी पढ़ा के फिर एक बढ़िया टेस्ट ले लेते हैं, ताकि 4 टॉपिक एक साथ आएंगे तो थोड़ा मिक्स भी रहेगा। ठीक है, चलो तो लिखो गुणसूत्र क्रोमोसोम। इधर बोर्ड पे देखना अच्छे से। प्यारे मित्रों, गुणसूत्र हमेशा कोशिका में होते हैं क्या? नहीं, गुणसूत्र हमेशा कोशिकाओं के अंदर नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तब जेनेटिक मटेरियल होता है, कोशिका के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको बोलते हैं, गुणसूत्रीय पदार्थ, वह आपस में जुड़ेगा, जुड़ करके संघनित होकर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचनाओं का निर्माण करता है। इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को, धागेनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम कोशिका में हमेशा नहीं बनेंगे, इनका निर्माण केवल कब होता है मित्रों? कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब होंगे मित्रों? ड्यूरिंग, यानी कि कोशिका विभाजन के समय क्या बनेंगे प्यारे मित्रों? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का निर्माण कब होगा? कोशिका विभाजन के समय हमेशा नहीं होता है। गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? तो गुणसूत्र के अंदर मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा, और साथ में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन होगी मित्रों? हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की है, H1A, H1B, H2, H3 और H4। कितने प्रकार की है ये? 5 प्रकार की। H1A, H1B, H2, H3 और H4, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। ध्यान रखना मित्रों, ये प्रश्न आया हुआ है किसके बने हैं? तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। सीधे प्रश्न आता है एलडीसी में, एलडीसी का प्रश्न है ये लाइन कि किसके बने हुए होते हैं। दूसरा, ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। बर्गर खाते हो? और आज से नया बर्गर याद रख लेना, स्ट्रॉसबर्गर। कौन सा बर्गर? वे खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन सा बर्गर? स्ट्रॉसबर्गर। तो आज से एक नया बर्गर याद रखना ही पड़ेगा। खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन सा बर्गर? स्ट्रॉसबर्गर। अच्छा, गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वॉल्डेयर ने। शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम? वॉल्डेयर। वापस ढंग से सुनना, गुणसूत्र कोशिका में कब बनते हैं मित्रों? कोशिका विभाजन के समय। हमेशा गुणसूत्र कोशिका में दिखाई नहीं देंगे, केवल कब देंगे? कोशिका विभाजन के समय। हो गया पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। कोई दिक्कत? याद हुआ थोड़ा थोड़ा? गुणसूत्र में क्या क्या होंगे? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की मित्रों? स्ट्रॉसबर्गर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया? वॉल्डेयर ने। याद रखना, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कब करता है? स्ट्रक्चर का अध्ययन। गुणसूत्र की संरचना की स्टडी कब करते हैं? कोशिका विभाजन के समय ही करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि गुणसूत्र कब बने?
कोशिका विभाजन में हमेशा तो बनते नहीं है, तो कोशिका विभाजन की 4 अवस्था होती है, याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कितनी अवस्था होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4। कौन कौन सी अवस्था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मित्रों, इन चारों में से याद रखना, गुणसूत्र सबसे स्पष्ट और सर्वाधिक मोटे कहाँ दिखाई देते हैं? मेटाफेज। स्पष्ट दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, तभी तो आकार आकृति का अध्ययन करेंगे। तो संरचना का स्ट्रक्चर किससे बना है? तो संरचना का अध्ययन जब भी पूछिए तो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था नाम देंगे? मेटाफेज अवस्था। तो याद रखना, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कौन सी अवस्था में करते हैं? मेटाफेज में। ये प्रश्न पूछा था बेटा 2018 स्कूल के प्रिंसिपल का एग्जाम, ये प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर जिसको आप कहते हो, उसके अंदर आया था। आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, आरपीएससी पूछा था गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, गुणसूत्र के आकार का अध्ययन कौन सी अवस्था में करेंगे? सेफ, आकार, या आप क्या कह सकते हो, आकृति। बेटा आकार का मतलब अलग होता है, संरचना का मतलब अलग होता है। अलग कैसे? संरचना का मतलब ये देखा जाएगा इसमें क्या क्या होता है, किससे बना है, क्या है क्या नहीं है, कौन से रासायनिक पदार्थ है, तो डीएनए, आरएनए, ये होगी संरचना। और आकार का मतलब वो दिख कैसा रहा है, जैसे हमने दूर से देखा तो दिख कैसा रहा है, कैसा इसका आकार दिख रहा है, वी, आई, एल, वी, एस, किसके जैसा दिख रहा है, तो ये होगी आकृति। और आकृति का अध्ययन करना क्या कहलाया जाएगा? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में करेंगे मित्रों? एनाफेज अवस्था में। याद हुआ कुछ कुछ? क्या पढ़ा हमने? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? वॉल्डेयर ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। गुणसूत्र का निर्माण कब होता है? कोशिका विभाजन के समय। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किसमें करते हैं? एनाफेज में। गुणसूत्र की आकार का अध्ययन किसमें करते हैं? एनाफेज में। गुणसूत्र की आकार आकृति तो बात एक ही हुई ना? हाँ, मैंने कहा देखते हैं, केवल नींद में बात करते हैं, कुछ सोच के भी करते हैं। और गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं? मेटाफेज में। याद भी हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, लिखाऊं फिर टुकड़ों में आगे बढ़े? नेक्स्ट तो लिखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट गुणसूत्र, हेडिंग लगाओ, लिखो गुणसूत्र। लिखा? देखो, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र कब बनेंगे, कब दिखेंगे? कोशिका विभाजन के समय, हमेशा नहीं। दूसरा लिखो, गुणसूत्र का निर्माण, गुणसूत्र का निर्माण डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। लिख दिया होगा? देखो, गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की। गुणसूत्र की खोज, तो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम स्ट्रॉसबर्गर। खोज लिखो प्यारे मित्रों, स्ट्रॉसबर्गर। फिर लिखो गुणसूत्र शब्द, वॉल्डेयर ने दिया। गुणसूत्र शब्द वॉल्डेयर।
शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम वॉल्डेयर। बढ़ो आगे। लिखो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन। कोशिका विभाजन की। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में करते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था में करते हैं। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में करते हैं। फिर को गुणसूत्र के आकार, शेप या आकृति का अध्ययन। आकार या आकृति, गुणसूत्र के आकार या आकृति का अध्ययन। कोशिका विभाजन की कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में करते हैं। एनाफेज अवस्था में करते हैं। लिखो जीवों की कोशिका में, जीवों की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, जीवों की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, फिक्स। गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, हमेशा फिक्स होगी हर जीव के अंदर। जैसे एक दो लिख दे, किसी की याद तो रखनी जरूरी, अपनी जरूर याद रखनी है। जैसे बताओ मित्रों, जैसे लिखो गेहूं में कितनी होती है? 42। किसमें? 42। याद करो वो पल जो पढ़े थे, वापस रिवाइज, दिमाग वापस बैक की ओर जाओ, सोचो। 7 किस में होती है? मटर में। 7 जोड़ी 14, मटर में होते हैं 14। वापस रिकॉल करो। नेक्स्ट लिखा गेहूं, एक दो और लिख दो। कुत्ता, डॉग में 78, कबूतर 80, कबूतर में 80। मैं फिर कहता हूं बेटा, एक एक जीव की याद नहीं रखी जा सकती है, तो मैं तो जो मेरे को याद है 2-4 मैंने बोल दिया। किसी की आपको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। आपको किसका याद रखना है? मनुष्य का। तो सीधा अपना ही लिख देते हैं। लिख दो मनुष्य में 46, 46। मैं फिर कहता हूं, एक एक जीव की गुणसूत्र याद करने की जरूरत नहीं है और न ही रखी जा सकती, और नहीं कभी आज तक कंप्यूटेशन में ऐसा कोई पूछा है। सब कुछ है, क्योंकि अपने सांप पे गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की संरचना लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, देखो तो संरचना से प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र जो होते हैं मित्रों, ये आकृति के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं आपको पता है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। हो जाएगा याद? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वॉल्डेयर ने। गुणसूत्र के
अध्ययन कौन सी अवस्था में करेंगे? कौन सा अध्ययन? टिपा ठोक रहे हो सर। गुणसूत्र की आकार का अध्ययन, तो आपके मेटाफेज कह रहे थे ना आप। तो बेटा पूरा सुनो, मेरे मुंह से निकल गया तो क्या हुआ? अब ऐसे कैसे उत्तर दे सकते हो? दोनों ऑप्शन में आ गए तो किसका दोगे? चलो गुणसूत्र का अध्ययन मेटाफेज एंड एनाफेज में करते हैं, ये तो ठीक है। और ऑप्शन में दोनों आया तो दोनों करेंगे। ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या करेंगे ही नहीं। बोनस भाई है। चलो अभी सुबह सुबह मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से नींद की जंग से जीत कर अपन आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड है और ज़्यादा से ज़्यादा बात टॉपिक और पढ़ाई से रिलेटेड की जाए, ताकि सुबह का दिमाग कुछ ग्रहण करे। करता है ना आपका दिमाग? ऐसे रहने दो, आप चुपचाप पढ़ाते रहो। चलो आगे बढ़ो, आगे मित्रों। तो लिखो, बोल तो रहा हूं, सोचने दे मेरे को भी। लिखो, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक लाइन लिखो, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। गुणसूत्र क्या बोला? हाँ, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। गजब, मैं तो वैसे हिंदी बोलता हूँ रे, टेंशन नहीं लेना, बट मेरे को हेल्प करनी जरूरी है मेरे भाइयों की। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार सीधे लिखा दिए मैंने थोड़े से। देखो इधर, हाँ बोलो क्या होता है? ये तो मुझे दिमाग से निकल गया, पहले बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रोमियर भी बताऊंगा बेटा, पहले थोड़ा सा प्रकार देख लो, फिर गुणसूत्र का हल्का सा फोटो बना लेता हूँ और उसमें इसके लक्षणों के बारे में बता देता हूँ। तो 2 मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके लिए, चलेगा? पहले बोल देते यही चीज़ तो मैं पहले वो लिखा देता, क्योंकि दोनों ही पढ़ने अपन को। तो इधर देखो बेटा, गुणसूत्र के अंदर हमेशा होती है 2 भुजाएं। कितनी भुजा होती है गुणसूत्र में? 2। जैसे एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में जिसके द्वारा जुड़ी होती है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। आया समझ में कुछ? क्या बोला बताओ? गुणसूत्र में कितनी भुजा होती है? हमेशा 2। और गुणसूत्र हमेशा किस रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में। क्या गुणसूत्र कभी अकेला होता है? जोड़ा होगा कि नहीं होगा? तो एक गुणसूत्र ये होगा, एक गुणसूत्र ये होगा। ये एक गुणसूत्र नहीं है, ये 2 है जो हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। याद करो, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर, 46। तो प्यारे मित्रों, ये जो हमारे गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में ये जो जोड़े में होता है, तो ये जोड़े के जो भुजा होती है आपस में जुड़ती है, उस जुड़ने वाले स्थान को नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्लियर तेरा प्रश्न? अब मित्रों देखो, एक गुणसूत्र जैसे ये है मित्रों, इसके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल इसके टिप पर होता है। यहाँ ये एक गुणसूत्र ऐसा हो जो आपको आई के समान दिख रहा है, आई जैसा दिख रहा है। एक गुणसूत्र ऐसा होता है मित्रों जिसके अंदर उसके जो सेंट्रोमियर है मित्रों, वो एकदम आपको थोड़ा सा केंद्र के पास नजर आएगा। तो ये लगभग मिल गया जे के जैसा। जे ऐसा ही तो होता है मित्रों, तो इसको मैं इधर कर दूं तो ये जे हो गया। ठीक है मित्रों। और ए गुणसूत्र ऐसा होता है मित्रों, एल पढ़ा आपने, कैसा होता है? ये देखो लगभग कैसा दिखा? आई के जैसा। ये लगभग जे के जैसा। ये देखो लेफ्ट में यूं, ये रहा। उल्टा कर दिया मैंने, नहीं तो यहां कर दूं भाई। अगर मैं इसको
ये जैसे सेंट्रोमियर बनाऊं, ठीक है, और ये इसका सेंट्रोमियर बना दूं भुजा के पास, और फिर यहाँ ये छोटी सी भुजा बना दूं, ये तो लगभग ये हो गया। और दूसरा है मित्रों जिसके अंदर ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, और बीचों बीच ये इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। तो ये लगभग माना वी के आकार का, लगभग वी बना कि नहीं बना। और एक माना गया मित्रों ये सेंट्रोमियर की भुजा, और ये बीच में सेंट्रोमियर, ये कैसा माना, एल के आकार। अरे भले इधर हो इधर हो, एल थोड़ी बनता है। मेरा कहने मतलब है एल जैसा दिखेगा, और जोड़ थोड़ी इधर के भुजा इधर की इधर होनी चाहिए, और इधर भी हो सकती, ये तो लगभग ऐसा दिखा। एल सही करो, एबीसीडी पढ़ानी पड़ेगी, मास्टर क्या करे बेचारा, सुबह पता होता तो पढ़ के आता है एबीसीडी कम से कम। ये ले, तो कहने के मतलब गुणसूत्र के भुजाओं के बीच पाए जाने वाले सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को अलग अलग आकार के दिखाई दिए। जब माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ गुणसूत्र आई जैसे दिखे, कुछ गुणसूत्र जे जैसे दिखे, कुछ एल जैसे और कुछ वी जैसे। तो इनको दे दिया नाम आई जे एल वी, और मित्रों इनको भी नाम दिया वापस। ये सबसे टिप पर है तो नाम दे दिया टिलोसेंट्रिक। क्या नाम दिया इसको, टिलोसेंट्रिक। इसको क्या नाम दिया, एक्रोसेंट्रिक। एक्रो ये बिल्कुल मध्य में है, इसको क्या बोलेंगे, मिजोसेंट्रिक। और इसको सब मिजोसेंट्रिक। तो कितने प्रकार के हुए ये, 4। कोई दिक्कत आया समझ में क्या, हाँ बोलो। भुजा गाई पे, हाँ तभी तो आई बोला इसको, ऐसा भी दिखाई दिया है। ये तो देखने के आधार पर है माइक्रोस्कोप के अंदर। आया समझ में, किसके आधार पर है मित्रों, देखने के आधार पर। लिखूं, लिखो के आधार पर। नंबर 1 लिखो मित्रों, टिलोसेंट्रिक। ये काम करो, एक एक को वापस लिख दो। लिखो नंबर 1 टिलोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। हिंदी में लिखो शीर्ष केंद्री, टिलोसेंट्रिक। या क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष केंद्री। अब ये बना दो वापस कि भाई गुणसूत्र जो होता है वो भुजा के कहां पर होगा मित्रों, शीर्ष पर। और लिख दो ये कैसा माना गया, आई के आकार का, आई शेप। आई शेप। लिख दिया पहला। प्रश्न कैसे आएगा, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र आई के आकार का है। ऑप्शन होगा टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मिजोसेंट्रिक, सब मिजोसेंट्रिक। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है, याद रखना। मतलब प्रश्न कैसे आएगा, कोई भी एक नाम या उदाहरण पूछा, या ये 4 आकृतियां बना के दे दे और पूछ ले इनका मिलान कीजिए। नाम पूछ सकते हैं, मिलान कीजिए। या ऐसा पूछ ले, बताइए वह गुणसूत्र कौन सा जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल भुजा के शीर्ष पर पाया जाता है, टिलोसेंट। तो लिख दो इसमें एक लाइन, लिखो इसमें सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भुजा के शीर्ष पर पाया जाता है। सेंट्रोमियर भुजा के शीर्ष भाग शीर्ष पर पाया जाता है। तो जिसमें सेंट्रोमियर भुजा के शीर्ष भाग पर मिलता है, शीर्ष पर पाया जाता है, उसको नाम देंगे मित्रों शीर्ष केंद्री या टिलोसेंट्रिक या आई शेप। तो जितना भी प्रश्न बन सकता है पूरे प्रयास कर रहा हूं छोटी छोटी चीजें यहां आई जाए। तो हुआ मित्रों पहला क्लियर। केवल किसके आधार पर नाम में,
आकार के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, दिखने के आधार पर। तो पहला प्रकार क्या नाम दिया हमने, टीलोसेंट्रिक। तो टीलोमियर सेंटर में है, शीर्ष पर है, तो हिंदी में क्या नाम दे दिया, शीर्ष केंद्री। पर बेटा एग्जाम में ये शीर्ष केंद्री लिखे, इसके चांस बहुत कम होते। ये हिंदी में भी क्या लिख देते हैं, टीलोसेंट्रिक, और फिर पूछ लेते हैं ये क्या है, 4 कथन इसके बारे में, और ये कथन हो जाता है सही, कि जिसमें सेंट्रोमियर शीर्ष पर होता है, जिसमें सेंट्रोमियर शीर्ष के पास होता है, जिसमें सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य होता है, जिसमें सेंटर भुजा के थोड़ा सा आगे होता है। हो गया ना 4 ऑप्शन, सीधा प्रश्न बन सकता है। और ऐसे प्रश्न ही तो एलडीसी में बने हैं आज तक। बढ़ो आगे, पहला पॉइंट कोई दिक्कत, टीलोसेंट्रिक में कोई दिक्कत, टीलोसेंट्रिक जिसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर बिल्कुल भुजा पर होगा, और इसको देखने पर आकार किसके समान दिखेगा, आई के समान। दूसरा लिखो मेरे भाई, दूसरा प्रकार कौन सा था मित्रों, टीलोसेंट्रिक के बाद ऐसे क्या करो, पहले पूरा बता रखा है, एक्रो। देखो मैं हमेशा पहले समझाने का प्रयास करता हूं, फिर लिखाता हूं, ताकि क्लास में 2 बार हो कोई काम, थोड़ा बहुत तो याद हो। भाई एक बार समझाते समय याद नहीं रहता है, या समझाते समय कोई पॉइंट मिस हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो दूसरी बार लिखाते समय भी समझा के लिखाता हूं, ताकि दूसरी बार में कुछ समझ में आई। और फिर भी नहीं आता है तो तीसरी बार घर जाके पढ़ते हो, तब आ जाता है। और फिर भी नहीं आता तो पूछ लेते हो। और इतनी नौबत मेरे हिसाब से आती नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी लिखा था कम से कम ही पॉइंट टू पॉइंट ही चलता हूं, तो कम शब्द आराम से समझ में आ जाते हैं। दूसरा लिखो साहब, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक उपशीर्ष केंद्री। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपशीर्ष केंद्री। लिखो, इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर शीर्ष के पास स्थित होता है, शीर्ष पर नहीं। इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर शीर्ष के पास स्थित होता है। भुजा के शीर्ष के क्या होगा प्यारे मित्रों, पास। हाँ, डायग्राम बनाना चाहो तो आपको अच्छे से पता है कैसी संरचना बनी थी, जे। याद आई कुछ, नहीं तो ये देखो, ये रहा जे फॉर जग। अब मित्रों याद रखना, जे ये नहीं होता, जे होता है यूं, ये वाला जे बने, ये वाला। तो बताओ जे में ऐसा बनाए तो गुणसूत्र जैसे ये भुजा है, एक भुजा हो गई, ये इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर, और ये हो जाएगी दूसरी भुजा। तो शीर्ष के बिल्कुल पास, थोड़ा सा इधर, ये भुजा छोटी, ये भुजा बड़ी। तो लिख दो जे सेफ, जे फॉर जग। याद आया क्या, जे के आकार का। अब यूं नहीं कि एकदम जे बन जाए, जे जैसा लगभग दिखा जब माइक्रोस्कोप में देखा। और ये आकृतियां कौन सी ये जो 4 आकृतियां बना रहा हूं, ये कब दिखाई देगी, कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था। आकार, आकृति, सेफ किस में दिखा, एनाफेज। क्या कर रहे, अभी तो पूरा बताया है, लिखा है। तीसरा लिखो फिर, मेटासेंट्रिक। ऐसे भूलो मत यार, अभी भूल रहे हो तो एग्जाम तो पता नहीं कितने महीने बाद है, कितने महीने बाद है। और आपकी विज्ञप्ति भी जल्द आ रही है, ऐसा कुछ सुनने में आया है, नहीं आपको? कल मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा याद नहीं है, पढ़ा जरूर था।
बात करते, कल देख के बात करते अच्छे से। यही पढ़ा था कि एलडीसी की आरएसएम बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। मेटासेंट्रिक लिखा, मध्य केंद्रीय है भाई। सॉरी शक्तिमान मीजो खोटा है, कहाँ है ये, ले कहाँ लिखा होता, मेटासेंट्रिक होगा बेटा, मीजो सेंट्रिक नहीं होता है। कई बार मीजो मध्य होता है तो मुंह से निकल गया, तो सॉरी शक्तिमान मेरे साथ वापस दे दो मेरे को। लिखो मध्य केंद्रीय। बेटा गलती हो सकती है, जल्दबाजी में निकल सकता है, बट रखूंगा नहीं, निकल सकता है। मेटासेंट्रिक मध्य केंद्रीय लिखो। सेंट्रोमियर गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य पाया जाता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य पाया जाता है। दोनों भुजाओं के क्या होगा मित्रों, मध्य। ये भुजा हुई, ये भुजा हुई, दोनों बराबर बनाना और बीच में फिर ये वी शेप। वी आकार का गुणसूत्र होगा। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। लिखो सब मेटासेंट्रिक, लिख दिया होगा। लिखो सेंट्रोमियर गुणसूत्र के उपमध्य केंद्रीय। क्यों बेचारे की हिंदी कर रहे हो, ले भाई। लिखो क्या लिखा इसके अंदर, कुछ लिखा क्या। लिखो इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर, इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य भाग के पास स्थित होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य भाग के पास स्थित होता है। लिख दो, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये मध्य भाग थोड़ा सा पास में लिख दो एल से एफ, एल के आकार का। तो ये हो गई प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आपके थोड़ा सा गुणसूत्र का आकार के आधार पर प्रकार, दिखने के आधार पर प्रकार, दिखने के आधार पर ही हुआ। ये तो 4 प्रकार हो गए, नाम भी याद होगी आपको। सबसे शीर्ष पर हो गया टीलोसेंट्रिक, फिर हो जाएगा एक्रो, मेटान, सब मेटा। मेटा सब मेटा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूजन होता है वो टीलो और एक्रो में होगा। तो याद रखना एप्पल बाद में आता है, यहाँ पहले थोड़ा सा टीलोसेंट्रिक आता है। कैसे भी करो याद तो अपन को रखना पड़ेगा। तो पहले आएगा टीलोसेंट्रिक शीर्ष पर, फिर आएगा एक्रोसेंट्रिक, फिर मेटा और फिर सब मेटा। कोई दिक्कत। तो लिखो गुणसूत्र की संरचना, थोड़े सा स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर से कैसा दिखेगा। लिखो गुणसूत्र की संरचना।
देखा आपने गुणसूत्र कैसा होता है मित्रों? एक जोड़े के रूप में पाया जाता है हमेशा। इधर देखो, मैं हल्का सा बनाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्या कह सकता हूं बेटा, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है भाई। मन तो रोज ही ठा पड़े पर करूँ कहीं क्या सर? आज पता चला क्या? मुझे तो रोज ही पता, पर कर क्या सकता आज भी? आखिर कुछ कर सकता है क्या? ये एक भुजा है बेटा, दिख जाएगी आपको? दिख सकती है क्या ये? पक्का? ये एक क्या हुई? गुणसूत्र की भुजा। ये दूसरी भुजा। पहले क्यों नहीं चला फिर ये है? इसमें दोहरा दोहरा चला। ये कितनी भुजा हो गई मित्रों गुणसूत्र की? क्या रे है भाई? कितनी भुजा हुई गुणसूत्र में? सिर्फ दो। हाँ, बड़ी तो छोटी बड़ी है, मैं देख ले। और दूसरी बना दूं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है तो भी क्या करेंगे? ये है गुणसूत्र की दूसरी, गुणसूत्र की दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। अरे भुजाएं कितनी होगी भाई? दो। चार कैसे हुई रे? अरे जोड़ा है ये, तो अकेला थोड़ी रहता है ये, आपकी तरह थोड़ी है। जोड़े के रूप में भाई शादीशुदा आदमी है ये तो कितने होंगे गुणसूत्र में? हमेशा जोड़ी दो। कौन कौन सी? एक ये नहीं एक वो। अच्छा, इस गुणसूत्र के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना होती है। ये धागा होगा, इसमें भी होगा, ये भी होगा और इसमें भी होगा। और इन गुणसूत्र के ऊपर आवरण भी होता है मित्रों। क्या होता है? आवरण। ये लो, दिख रहा है? थोड़ा सा अब दिख जाएगा। दिख रहा भाई? कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? हाँ तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बोले घोटाला हो गया अभी। ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा गुणसूत्र, थोड़ा सा दिखा छिनाक से, हल्का सा। ये होता है गुणसूत्र लगभग। अरे यार, इस गुणसूत्र को थोड़ा सा नामांकित कर दूं तो ठीक रहेगा, नहीं? फिर देखो इधर, कोई दिक्कत है पूछ लेना, पहले मैं नाम लिखता हूं बेटा। ये वाला भाग तो कहलाएगा सेंट्रोमियर, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। क्या वसी क्यों आई रे? ये एक भुजा क्या कहलाएगी? क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र की भुजा को क्या नाम देते हैं मित्रों? क्रोमेटिड। और सेंट्रोमियर से जुड़ती है। इसमें ये आनुवंशिक धागे हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेनिमा। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेनिमा। इसमें द्रव भरा है, इस द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। हाँ, क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और इसके ऊपर ये आवरण है, दिख रहा आवरण? यहाँ नहीं बनाऊंगा, लफड़ा रह जाएगा बाद में। हाँ, ये लिख दो, ये आवरण, यह कहलाएगा पेलिकल। आवरण क्या कहलाएगा? पेलिकल। और गुणसूत्र जहां खत्म होते हैं बेटा, जैसे ये या लास्ट बिंदु, पेलिकल। मॉलिकल तो अणु होता है बेटा, पेलिकल सही है। इधर ये लास्ट भाग होते हैं, ठीक है? इस लास्ट भाग को नाम दिया जाता है टीलोसेंट्रिक, टीलोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। ये एक गुणसूत्र की संरचना जिसमें मुख्य पदार्थ ये पाए जाते हैं।
गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में होगा, गुणसूत्र में भुजाएं होगी मित्रों, और ये भुजाएं हमेशा बीच में जुड़ी हुई होगी, और इस बीच वाले भाग को अपन क्या नाम देते हैं मित्रों? सेंट्रोमियर। थोड़ा सा ये छुप रहा है सेंट्रोमियर, इसलिए जाए बस। ये देखो, देखो समझ में आया क्या क्या इसमें भुजा होती है? एक गुणसूत्र में दो, एक ये, तो भुजाएं कितनी हो गई मित्रों? चार। चार, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होता है, लेकिन एक गुणसूत्र में कितनी होती है? दो। चार क्यों बने समझ में आ गया ना? ये जोड़ा बनाया मैंने। अच्छा, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो होती है, एक भुजा को क्या नाम देंगे? तो ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जहां खत्म होती है, लास्ट बिंदु क्या कहलाता है? टीलोमियर। और जहां भुजाएं जुड़ती है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। तो मियर दो है, ध्यान रखना थोड़ा सा, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। अच्छा, गुणसूत्र के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अनुवांशिक धागे क्या कहलाएंगे? क्रोमेनिमा। सीधा प्रश्न आ जाए क्या होता है ये? और द्रव क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। थोड़ा थोड़ा तो क्लियर बनाओ, फिर शब्दों में लिखा देता हूं। एक छोटी एक बड़ी नहीं होती, तो फिर टिलो मेटा सब मेटा कैसे बनता? याद करो वो पल, अभी तो पढ़े थे। काइनेटोफोर हमेशा थोड़ी होता है बेटा, कब बनते हैं? तो मैं तो नॉर्मल बता रहा हूं, विभाजन होगा तब बनते। मैं क्या बोला? हमेशा थोड़ी होते हैं, हमेशा थोड़ी दिखते हैं। अरे रुक जा बेटा, मुझे पता है तेरे को आता है, पढ़ा हुआ है, पर क्यों जो तो सुन, गीत गा रहा है। मुझे पता है तेरे को आता था, तू बोल रहा है, और मुझे भी पता है तू पढ़ा हुआ है, पर मैं कह रहा हूं जो तो सुन मेरी बात को। तो तूने क्या शब्द बोला? क्या शब्द बोला ये बता मुझे। काइनेटोफोर। काइनेटोफोर क्या होते हैं? देरा कहां रहा हूं, बता रहा हूं। काइनेटोफोर क्या होते हैं? तो बेटा यहां नहीं आएगा, वो कोशिका विभाजन में आएगा। कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के बाद बनने वाले स्थान, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस स्थान को नाम देते हैं। तो यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या? समझा? जोड़ी के गुणसूत्र जब आपस में जुड़ करके अलग हो जाते हैं, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उस स्थान को नाम देते हैं मित्रों जहां जीन विनिमय हुआ था। तो यहाँ जीन विनिमय तो किया ही नहीं है मैंने, हम तो एक नॉर्मल संरचना की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? शांति तो है भाई। भाई आप बीच में मत बोलो। अरे इधर पहली बात तो ये चीज यहाँ काम की नहीं, एलडीसी में फालतू बात करने से मतलब क्या?
एक तो मैंने जो शब्द बोला समझाने का प्रयास किया, जो बोला मैंने उत्तर देने का प्रयास किया कि बेटा यहां नहीं बनते, जवाब दिया मैंने तो उल्टा। नेक्स्ट, हर चीज हर जगह अलग अलग होती है। नेक्स्ट लिखो, बोलू क्या, जो मुझे लिखाना है लिखो। अच्छा एक काम करते हैं, गुणसूत्र की संरचना आपने बना दी होगी, इन एक एक शब्द को लेके इस शब्द की डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि खिचड़ी नहीं बने। तो सबसे पहला शब्द लिखो सेंट्रोमियर। सबसे पहला शब्द लिखो प्यारे मित्रों, सेंट्रोमियर लिखो। गुणसूत्र की दोनों भुजाएं, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जिस स्थान पर, जिस स्थान पर आपस में मिलती है या जिस स्थान पर जुड़ी होती हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। जिस स्थान पर आपस में मिलती है, जहां से जुड़ेगी दोनों भुजा उस स्थान को क्या नाम दे दिया मित्रों, सेंट्रोमियर। दूसरा लिखो क्रोमेटिड। दूसरा शब्द लिखो क्रोमेटिड। देखो गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्रोमेटिड कहा जाता है। गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्रोमेटिड कहा जाता है। गुणसूत्र की प्रत्येक भुजा को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, क्रोमेटिड कहते हैं। भुजा को क्रोमेटिड कहते हैं। नेक्स्ट लिखो मित्रों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखो गुणसूत्र में पाए जाने वाले द्रव को गुणसूत्र में पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें जल, खनिज लवण, जिसमें जल वाटर, जल कॉमा खनिज लवण तथा विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। जल, खनिज लवण तथा विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। फिर लिखो क्रोमेनिमा। क्रोमेनिमा 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 बोलो। देखो गुणसूत्र की मैट्रिक्स में, गुणसूत्र की मैट्रिक्स में भुजाओं के अंदर, मैट्रिक्स में भुजाओं के अंदर डीएनए के बने आनुवांशिक धागे, डीएनए के बने आनुवांशिक धागे, डीएनए के बने आनुवांशिक धागे क्रोमेनिमा कहलाते हैं।
डीएनए की बने आनुवांशिक धागे क्रोमेनिमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? क्रोमेनिमा। नेक्स्ट लिखो पेलिकल। पेलिकल पेलिकल गुणसूत्र के ऊपर या गुणसूत्र की भुजाओं के ऊपर, गुणसूत्र की भुजाओं के ऊपर, गुणसूत्र की भुजाओं के ऊपर प्रोटीन का बना आवरण, प्रोटीन का बना आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल कहलाता है। प्रोटीन का बना आवरण क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों? पेलिकल। और लास्ट लिखो टीलोमियर। टीलोमियर लिखो गुणसूत्र की भुजाओं का अंतिम खंड, गुणसूत्र की भुजाओं का अंतिम खंड, अंतिम खंड या अंतिम बिंदु को, अंतिम खंड या अंतिम बिंदु को टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर कहते हैं। फिर लिखो ऐसा माना जाता है कि, इसी में टीलोमियर में लिखो ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ यह भाग घिसता जाता है, घिसेगा, घिसता जाता है, घिस का घर्षण, फ्रैक्शन, घिसता जाता है, यह भाग घिसेगा उम्र बढ़ने के साथ, लास्ट बिंदु घिसता जाता है, इस कारण बुढ़ापा आता है, इस कारण बुढ़ापा आता है, इस कारण बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापे आने का कारण किसको माना गया है? ये अभी हाल ही में अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आई थी मित्रों, इसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि हाल ही में सोच से पता चला, आरबीएसई के अंदर लिखा हुआ है कि टीलो उम्र बढ़ने के साथ, ये जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ये संरचना, ये फोटो, ये डायग्राम, ये आरबीएसई बुक से उठाया मैंने, राजस्थान बोर्ड की 12वीं की किताब में से, 12th की किताब में से सीधा उठाया है, क्योंकि प्रश्न अपना सीधा 12th लेवल ही होता है मित्रों सीधा, तो वहां से मैंने सीधे बिंदु लिए ताकि एक तो गलत नहीं होना चाहिए और एक फैक्ट होना चाहिए। समझ में आया ना? अपना स्रोत भी होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, सीधा बना हुआ वहीं पे नेक्स्ट। और आप में से कोई साइंस मैथ्स के, साइंस बायो के 12वीं पास होंगे तो उनको पता भी है, ये डायग्राम सीधा वहां से लिया है मैंने। है क्या कोई 12वीं वाले? कौन कौन याद खड़ा करो, याद है कुछ को भूल गए? चलो ठीक है, फिर याद होना चाहिए और कुछ नहीं। तो मित्रों इसका कोई भी एक डेफिनेशन, कोई भी एक शब्द आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये हो गया मित्रों थोड़ा सा गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना। अब लिखो मित्रों, एक लिखो मनुष्य में गुणसूत्र, डैश करके लिखो, 2-3 लाइनें लिखूंगा। मनुष्य में गुणसूत्र बताओ कितने होते हैं प्यारे मित्रों? 46 या 23 जोड़ी, ऐसे लिखो। लिखो मानव में गुणसूत्र, या मनुष्य में क्या लिखा आपने? गुणसूत्र, क्योंकि मेन फैक्ट तो अपने ही काम का है, यहाँ पर आपके पूरा नहीं है काम का। लिखो कितना होगा? 46 या क्या बोलेंगे मित्रों? 23 जोड़ी। अच्छा, मेल के अंदर स्पेशल पूछ ले गुणसूत्र कितने होंगे, कौन होंगे?
तो लिखो 22 प्लस एक्स वाई, और फीमेल के अंदर पूछ ले तो 22 प्लस एक्स एक्स। पहले तो ये लिखो, देखो पुरुष में 22 प्लस एक्स वाई और महिला में 22 प्लस एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स एक्स। याद रखना मेरे भाई, प्रश्न ऐसे आ सकता है, आने में कुछ भी आ जाए। बताओ कितने जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होते हैं? ये देख लो 1 से 22 सेम है, और कितने जोड़ी असमान होते हैं? 1। तो मित्रों 22 जोड़ी गुणसूत्र समान है, और 22 जोड़ी गुणसूत्रों को नाम दिया जाता है। हमारे गुणसूत्रों को कितने प्रकार से बांटेंगे? 2 प्रकार से। हम कहेंगे मनुष्य के गुणसूत्रों को कितने प्रकार से बांटते हैं? 2। कौन कौन से? तो एक कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं मित्रों? ऑटोसोम क्रोमोसोम, या आप क्या बोलते हैं इसको? सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं मित्रों? सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिक, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र मित्रों? कायिक। तो ऑटोसोम कह दो, सोमेटिक कह दो, या हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। ये होता है 1 से 22। शुरू में जो 1 से 22 है मित्रों, 1 से 22 जोड़ी यानी कि 44, इनको कहा जाता है ऑटोसोम या सोमेटिक, या हिंदी में कहते हैं कायिक। सीधा प्रश्न आ सकता है कौन सा ऑटोसोम है। और मित्रों अंतिम जोड़ा है, इसको कहा जाता है एलोसोम। क्या कहा जाता है? एक्स वाई एक्स एक्स वाई को एलोसोम, या इसी को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, या हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहां तक तो आपने लिख ही दिया। इसके आगे की लाइन लिखो, मनुष्य में गुणसूत्रों को 2 प्रकार से बांटा। मनुष्य में गुणसूत्रों को 2 प्रकार से बांटा। 2 प्रकार से बांटा। नंबर 1 लिखो ऑटोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोम या कायिक गुणसूत्र। ऑटोसोम या सोमेटिक, SOMATIC, सोमेटिक क्रोमोसोम, या क्या बोलेंगे मित्रों? कायिक गुणसूत्र। लिख दो ब्रैकेट बना के, 1 से 22 जोड़ी, 1 से लगाकर 22 जोड़ी क्या कहलाएंगे? कायिक गुण। फिर दूसरा लिखो एलोसोम, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। लिख दो, यह एक्स एक्स या क्या होंगे मित्रों? एक्स वाई। आप लिंग गुणसूत्री तो लिख रहे हैं, लिख दिया एक्स एक्स या एक्स वाई। अच्छा, लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी? MC क्लग ने टीडे के अंदर। लिखो एक फैक्ट, इसी में लिंग गुणसूत्र का ही है। लिखो लिंग गुणसूत्र की खोज, सेक्स क्रोमोसोम की खोज MC क्लग और किसमें की? ग्रास ऊपर। लिखो MC क्लग ने टिड्डे में की। टिड्डा याद आया होगा? टिड्डीडेल याद है? खूब परेशान किया था कुछ साल पहले फसलों को।
है भाई? हाँ, थालियां खूब बजाई थी। जहाँ खेत के खेत एक चंद सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में पूरे कर दिए थे इन्होंने, वही। तो लिंग गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एमसी क्लग ने। किसमें की? टिड्डा में। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता बेटा। एमसी क्लग याद रख लेना, तेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो मित्रों, एक्स गुणसूत्र की खोज हैकिंग ने की थी। एक्स गुणसूत्र की खोज हैकिंग। हैकिंग बेटा, एक शब्द और ध्यान रखना। एक्स गुणसूत्र होता है जो महिला से रिलेटेड होगा, मादा के लक्षणों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको बोला गाइनोस्पर्म। और वाई गुणसूत्र जो नर अंगों का प्रेरित करता है, निर्माण करता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो लिख दो, एक्स क्रोमोसोम को गाइनोस्पर्म तथा वाई क्रोमोसोम को एंडोस्पर्म कहा जाता है। गाइनोस्पर्म तथा क्या कहते हैं मित्रों? वही जो कहते हैं लिख दिया होगा, कोई दिक्कत? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको गुणसूत्र का परिचय दे दिया। अब लग गया तो एक लाइन और लिख दो, मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण। भाई लगभग सब चीजें तो लिखा ही दी निर्धारण वाली, गाइनोस्पर्म, एलोसोम, ऑटोसोम। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन। डिटरमाइन करना, निर्धारण करना। प्यारे मित्रों, किसी भी जीव के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को निषेचन के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से मित्रों? 3 प्रकार। यानी कि एक को नाम दिया प्रोगैमिक, एक को नाम दिया सिनगैमिक, प्रोगैमिक, और तीसरा दिया एपिगैमिक। यानी कि कितनी प्रकार से दिया मित्रों? 3। जब लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाए, निषेचन क्रिया से पहले हो जाए, तो नाम देंगे प्रोगैमिक। इवन कब होगा मित्रों? निषेचन के पहले। और इसमें होगा निषेचन के समय, जब निषेचन हो रहा है उस समय लिंग निर्धारण होता है, तो इसको कहते हैं सिनगैमिक। और यहां हो जाएगा निषेचन के पश्चात। यानी कि आपसे प्रश्न ऐसा पूछे, निम्न में से कौन से आधार पर मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है? प्रोगैमिक, एपिगैमिक, सिनगैमिक। तो हालांकि मुझे तो सिर्फ मनुष्य का लिंग निर्धारण है, आपके भी लिखा देखो मानव में लिंग निर्धारण लिखा है साफ साफ। तो प्यारे मित्रों, आपको मैं सीधे लिखा दूं, मनुष्य में सिनगैमिक प्रकार का निषेचन होता है। एक फैक्ट आपके काम का तो इतना ही है, पर आप मुझे ये पूछ लेते सिनगैमिक क्या है, इसलिए मैंने कहा कि निषेचन की क्रिया के आधार पर कितने प्रकार से बांट दिया? 3। कौन कौन सा? प्रोगैमिक, जो निषेचन होने से पहले ही कह देता ये नर बनेगा मादा। ऐसा होता हनी बी के अंदर।
मधुमक्खी के अंदर जो बनते हैं मित्रों श्रमिक पहले ही बन जाते हैं। निषेचन के समय होता मनुष्य के अंदर, और निषेचन के बाद होता हनी बी के अंदर मादा का बनना। तो ये होता है मित्रों निषेचन के आधार पर कितने प्रकार का लिंग निर्धारण की क्रिया? 3। लिखो, एक लाइन लिखो पहले तो, निषेचन की क्रिया के आधार पर, निषेचन की क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण 3 प्रकार से बांटा गया। 3 प्रकार से बांटा गया। बांटा गया। फिर डैश के लिखो नंबर 1 प्रोगैमिक, प्रोगैमिक प्रोगैमिक लिखो, इस प्रक्रिया में निषेचन से पहले, इस प्रक्रिया में निषेचन से पहले लिंग का निर्धारण हो जाता है। निषेचन से पहले हो जाता है। उदाहरण लिखो, मधुमक्खी में ड्रोन का बनना निषेचन से पहले हो जाता है। एग्जाम्पल, मधुमक्खी में ड्रोन का बनना। मधुमक्खी में किसका बनना मित्रों? ड्रोन, ड्रोन्स का बनना। दूसरा लिखो मित्रों सिनगैमिक, सिनगैमिक सिनगैमिक लिखो, इसमें निषेचन के समय निषेचन के समय लिंग निर्धारण होना। निषेचन के समय लिंग निर्धारण होना। एग्जाम्पल मानव, और ये इंपॉर्टेंट है, अपना पूछिए आपको तो। मानव में होगा निषेचन के समय लिंग निर्धारण होना। एग्जाम्पल कौन होगा मित्रों? मनुष्य। और तीसरा लिख दो एपिगैमिक, एपिगैमिक निषेचन के पश्चात लिंग निर्धारण होना। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी में फीमेल मादा का बनना। मादा का बनना, फीमेल। मधुमक्खी में फीमेल का बनना। ड्रोन नर हो जाएगा, मादा। बढ़े आगे। तो ये 3 प्रकार के निषेचन का निर्धारण, निषेचन के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। मित्रों, मनुष्य के अंदर इधर देखो, जैसे ये होगा मेल और ये है फीमेल, एक्स वाई और एक्स एक्स। इधर देखना भाई, अच्छे से समझना, फिर मैं इसमें 2 लाइन भी आपको लिखा दूंगा। देखो इधर ये मित्रों x है, तो यहां से ये दोनों आते हैं, तो ये क्या होगा? एक्स एक्स। या यहां से ये आता तो क्या होगा बेटा? एक्स एक्स। यहां से ये आ जाता तो क्या होगा? एक्स वाई। और यहां से ये आएगा तो क्या होगा? एक्स वाई। कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आया? ये नहीं कि ये तो तय हो गया कि महिलाओं के अंदर
अगर x आता है महिला से तो क्या आता है मित्रों, x, ये फिक्स है। बट पुरुष से अगर x आ जाता है तो तय है क्या होगी, लड़की। और पुरुष से अगर x नहीं आता है तो क्या होगा। तो बताओ लिंग निर्धारण किस पे आधार पर हुआ। अरे भाई x तो आएगा ही आएगा, x तो आएगा ही आएगा, तो लड़की तो है ही। और अगर आता है y तो होगा भाई, नहीं तो बहना तो है ही। आया समझ मेरे भाई। तो पहला तो हल्का सा लिख दो, नीचे एक लाइन लिख देते हैं। 100 बातों की एक बात, इधर उधर की बात के बिना सीधा काम की चीज। कौन निर्धारण करेगा, वाई, तब आएगा भाई। क्या है रे, बोलो आगे। मनुष्य में लिंग निर्धारक नर को माना जाता है। लिंग निर्धारक नर को माना जाता है, अर्थात लड़का होगा या लड़की, अर्थात लड़का होगा या लड़की, यह पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यह पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा मित्रों, पिता के वाई गुणसूत्र पर। नेक्स्ट लिखो, वाई गुणसूत्र पर एक जीन, SRY देखो, एक जीन SRY, पूरा नाम लिख दो, सेक्स डिटराइन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई गुणसूत्र पर एक जीन SRY, सेक्स डिटराइन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम पाई जाती है। इस जीन के ऊपर प्रोटीन का बना
एक कारक, प्रोटीन का बना एक कारक, प्रोटीन युक्त कारक भी लिख दो बोले, प्रोटीन का बना या प्रोटीन युक्त कारक TDF, प्रोटीन युक्त कारक TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर पाया जाता है जो भ्रूणावस्था में एम्ब्रियो स्टेज में, जो भ्रूणावस्था मतलब एम्ब्रियो स्टेज में भ्रूण के अंदर नर जनन अंगों के, भ्रूण के अंदर नर जनन अंगों के निर्माण को, नर जनन अंगों के निर्माण को प्रेरित करता है, नर जनन अंगों के निर्माण को प्रेरित करता है तथा मादा जनन अंगों के निर्माण को, तथा मादा जनन अंगों के निर्माण को, मादा जनन अंगों के निर्माण को विघटित करता है, विघटित करता, तोड़ता, दबाता है, विघटित करता है। अब मित्रों आपसे ये पूछा जा सकता है, हालांकि एलडीसी में पूछा हुआ भी है कि वाई गुणसूत्र के ऊपर कौन सी जीन पाई जाती है? SRY। SRY का पूरा नाम क्या है? सेक्स डिटराइन रीजन ऑन वाई, मतलब सेक्स को डिटर करने, अलग करने वाला जीन, जिस पर कारक कौन हुआ? TDF, जो टेस्टिस को क्या करेगा? डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्माण करने को प्रेरित करेगा। इस वजह से नर के अंग बनेंगे तो हो जाएगा भ्रूण, और अगर वाई गुणसूत्र नहीं आया तो TDF कारक नहीं होगा, और TDF कारक नहीं होगा तो नर के जनन अंगों का निर्माण नहीं होगा, और नर के जनन अंग नहीं बनेंगे तो फीमेल होगा। इस प्रकार भ्रूण में जीन भी कंट्रोल करती है, और वो जीन किस पर पाई जाती है? वाई पर, और वाई और एक्स दोनों मिलकर के लिंग निर्धारण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो प्यारे मित्रों, थोड़ा सा आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुणसूत्र के बारे में, और लिंग निर्धारण भी किससे जुड़ा हुआ है? गुणसूत्र से। तो गुणसूत्र के साथ ही मैंने इसको करवा दिया। तो सिलेबस का तो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट था आनुवांशिकता, वो मैंने पूरा कर दिया। देख लो, आपके सुबह आते ही अपने सबसे पहले सिलेबस ही देखा था, याद करो वो पल जो बीते थे, आज ही, कल नहीं। देखो इधर आगे बढ़ते हैं, लिखो गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी, लिखो गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणसूत्र क्या होते हैं। याद है क्या कुछ थोड़ा बहुत? बताओ, गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वॉलडेर ने। याद है ना थोड़ा बहुत? तो गुणसूत्र कब बनते हैं? कोशिका विभाजन के समय। क्या गुणसूत्र हमेशा बनते हैं? कब बनेंगे मित्रों? कोशिका विभाजन के समय। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र के आकार का अध्ययन कब करते हैं? एनाफेज,
संरचना का अध्ययन, मेटाफेज। गुणसूत्र कितने आकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, IJLV, यही तो है 4 आकार। हाँ, फिर हमने आगे बढ़ा कि गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्य में कितने होते हैं मित्रों? 46। कितने जोड़ी के रूप में होते हैं? 23। कितने प्रकार से बटा है? 2, एलोसोम और ऑटोसोम। काई गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का निर्धारण मैन कौन करता है? वाई। वाई पर कौन सी जीन होती है मित्रों? SRY। और कारक कौन सा होता है? TDF। पूरा पॉइंट टू पॉइंट बट बात पूरी लिखी है मैंने। फिर हमने बात की गुणसूत्र का आकार, भुजा होती है जिसको क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड जहाँ जुड़ती है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के अंदर मैट्रिक्स होता है। अनुवांशिक धागे क्रोमेनिमा होते हैं। अंतिम बिंदु टीलोमियर होता है जिसका घिसना आयु बढ़ना, उम्र बुढ़ापा का कारण माना जाता है। फिर हमने लिंग निर्धारण की भी बात कर ली और बात करते हैं अब गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी, ये पढ़ेंगे कल। थैंक यू।